कि पाइप ये टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है, ठीक है, 2 घंटे में भर देता है। टैंक की ताली में छेद के कारण पाइप को टैंक भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है, ठीक है। अगर मान लो कोई टैंक है उसको भरने में 2 घंटा लगता है, अगर मान लो कोई टैंक है यहाँ पे, इसको भरने में 2 घंटा लग रहा है और इसमें कोई छेद हो गया है, ठीक है, तो अपनी छेद हो गया तो 2 मतलब 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पे छेद हो रहा है, पानी रिसाव हो रहा है, तो 2.3 मतलब 2.5 आवर 2.5 आवर ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे अगर 2 घंटा लग रहा है टाइम और यहाँ पे छेद के कारण आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है, तो 2.5 आवर लग रहा है, इसमें आधा घंटा ज़्यादा लग रहा है। तो फिर पूछ रहा है तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप टैंक का कुछ कैपेसिटी मान सकते हैं। तो कैपेसिटी आप मैं उसका कैपेसिटी फ्लो रेट निकाल लूँगा कि कितना कुछ मान लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस क्वेश्चन के लिए मैं इसका कैपेसिटी रेट मान लेता हूँ क्या 160। ऐसा कैपेसिटी रेट मानूंगा क्योंकि जो 2 और 2.5 से डिविजिबल हो जाए, मतलब डिवाइड हो जाए। तो मैं मान लेता हूँ 60 भी आप मान सकते हो, ठीक है, लेकिन 1.5 है तो आप 100 भी ये कर सकते हो। तो चलो 100 मान लेता हूँ कि 100 उस टैंक का कैपेसिटी रहा। जब 100 कैपेसिटी रहा तो उसका फ्लो रेट कितना हो जाएगा, अगर 2 से मैं ये करूँगा 2 घंटा में भर देता है, तो इसका मतलब 50, ठीक है, 50 यूनिट पर आवर फिल करना चाहिए, 50 यूनिट पर आवर फिल करना चाहिए। और इस केस में मैं देखूंगा मतलब रिसाव के कारण, तो अगर 100 उसका ये है कैपेसिटी रेट 100, तो 100 जब कैपेसिटी रेट है तो 100/2.5, 100/2.5 इस केस में कितना ले लेगा आपको, 1 0 यहाँ जाएगा तो 40, ठीक है, 40 यूनिट ही भर पाएगा, ठीक है, 40 यूनिट का ही कैपेसिटी भर पाएगा 1 घंटा में। तो इसमें कितना का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। तो 10 का डिफरेंस है तो 100 मतलब ये को खाली करने का मतलब 10 का डिफरेंस है क्या, पानी का रिसाव हो रहा है इससे। तो 100 को खाली करने में कितना से रिसाव होगा, तो 100/10, तो यहाँ पे 10 घंटा में खाली कर देगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 10 घंटा क्वेश्चन का, ठीक है। जो टैंक वाला प्रॉब्लम है आप लगभग क्वेश्चन पूछा ही गया है, 2015 में भी पूछा गया था आपको, 2011 में पूछा गया था, ठीक है। एक बैग में 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा के सिक्के हैं, किस रेशियो में, 1:2, 2:3 रेशियो के अनुपात में। यदि इसमें कुल 30 रुपया है तो 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगा, ठीक है। आप देखो मतलब इसमें क्या पैसा में दिया हुआ है, 25 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, किस में आपका पैसा में, इसका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो रेशियो वाला क्वेश्चन मतलब जो क्वेश्चन आपने बहुत बार किया होगा, तो मैं इसको ठीक है, तो 25 और इसका रेशियो क्या, रेशियो यहाँ पे रिमूव करूँगा तो यहाँ पे x 25x प्लस यहाँ पे 10:2 x प्लस 5×3, ठीक है, x इक्वल टू यहाँ पे 30 रुपया है तो इसको पैसा में जब कन्वर्ट करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3000 पैसा हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे और सॉल्व करके कैलकुलेट जब हम लोग करेंगे इसको तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 25x और यहाँ पे हो जाएगा आपका 20x, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 15x। तो 25 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 25 और 15x 40x और यहाँ पे हो जाएगा 20x, तो यहाँ पे हो जाएगा 60x, ठीक है। तो 60x इक्वल टू हो जाएगा 3000। तो x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, मुझे x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 50, x इक्वल टू 50। और मुझे मतलब कहा गया क्वेश्चन में कि 5 पैसे वाले सिक्कों के अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे सिक्का क्या है, 5 मतलब 5 पैसा वाला सिक्का क्या है 3 उसका, तो 50×3 तो 150 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्या रेशियो हो जाएगा, 150 हो जाएगा। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मैथ का। पांच लाल, ठीक है, इस तरह का प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है। 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते, यदि कोई व्यक्ति मतलब उसका प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की मतलब उसका प्रोबेबिलिटी क्या होगी। 5 लाल तथा 4 सफ़ेद जूते हैं कोई बॉक्स में। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का समझो इस तरह से
कि एक कंटेनर है, इसमें क्या 5 रेड शूज है और 4 आपका वाइट शूज है, ठीक है। अब जब एक काम करो, इस तरह को मतलब बॉक्स में है तो आपको पता नहीं टोटल कितना है, 9 है, टोटल 9 है, टोटल 9 हो जाएगा डिनोमिनेटर में। न्यूमरेटर का बात करेंगे तो हम किस में ये कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा, सफ़ेद में ही है, तो सफ़ेद यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4/9 हो जाएगा। क्योंकि जब आप ये करोगे, आप जब बॉक्स में हाथ डालोगे तो आप कोई ज़रूरी नहीं कि आप एक बार में ही आपका ये निकल जाए, मतलब सफ़ेद जूता निकल जाए। अगर एक बार में निकाल लेंगे तो 100% प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फिर, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फिर रहा नहीं ना, तो यहाँ पे परसेंटेज मतलब के टर्म है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है या तो 0 से 100, 0 से 1 के बीच इसका वैल्यू होगा, 0 से 1 के बीच। तो इस तरह से अगर देखें तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 4/9 इसका प्रायिकता हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। यानी 4 ही मतलब ये है ना, सफ़ेद है ना, इसी में से तो हमको निकालना है, तो 4/9 टोटल क्या है 9 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी का जब डिटेल में पढ़ाया जाता है तो उसमें हम लोग क्या क्या इसका संभावना है उसको भी हम लोग देखते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपया थी, ठीक है। 1997 में एक नए ओवन की कीमत कितना थी, 2500 रुपया थी। 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपया हो गई। उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 रुपया होगी। 1997 से 2000 के बीच की प्रतिशत बढ़ोतरी क्या होगा, ठीक है। आप देखिए कि इसमें यहाँ से यहाँ का डिफरेंस यहाँ पे 3 साल में 1997 में 2500 थी और 2000 में हो गया आपको 4800 रुपया। तो यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया आपका, यहाँ पे आपका डिफरेंस कितना का हो गया 4800 रुपया और यहाँ पे 2500 रुपया। तो यहाँ पे डिफरेंस आपका हो गया 2300 रुपया आपको बढ़ गया, ठीक है। अब बोला कि प्रतिशत बढ़ोतरी कितने का प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, तो 2500 में 2300 बढ़ा, ठीक है। तो 2500 में 2300 बढ़ा, तो यहाँ पे अब मैं इसको परसेंटेज में पूछ रहा है तो परसेंटेज में निकाल दूंगा, सिंपल क्वेश्चन था आपको 25 चौके, तो यहाँ पे 92% की बढ़ोतरी हो गई, ठीक है। 92% की बढ़ोतरी हो जाएगी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 92% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो अब 23 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 92 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती हैं। 12 बजे दोपहर को समय इसका सही मिलाया गया, प्रातः 4 बजे समय क्या होगा, यानी प्रातः 4 बजे समय क्या होगा, यानी सुबह 4 बजे के बाद बोल रहा है। तो 12 से 12 मतलब 12 बजे दिन में अगर मिलाया गया तो 12 बजे रात तक 12 घंटा और फिर 4 घंटा, यानी 16 घंटा के बाद समय पूछ रहा है। तो 24 घंटा में मेरा कितना का डिफरेंस आ रहा है, आपका 15 मिनट का डिफरेंस आ रहा है। तो 16 घंटा में कितना मिनट का डिफरेंस आएगा, तो 16 घंटा में आ जाएगा 15/24 इंटू 16, ओके। तो 16 यहाँ से, तो यहाँ पे 8 दूनी 16, 8 तिया 24, यानी 5 तिया 15, यानी 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा, 10 मिनट ज़्यादा हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी 4:10 शो करेगा, 10 मिनट का डिफरेंस आ जाएगा। इसको रेशियो से भी आप कर सकते थे कि 24 घंटा में आपको 15 मिनट का आ रहा है, ठीक है। तो यानी 16 घंटा में कितना का आ जाएगा, यहाँ पे रेशियो कितना आ गया, यहाँ पे 8 2:, यहाँ पे 3 रेशियो, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 5 मतलब 15 है, तो 3 का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 मिनट का डिफरेंस शो करेगा, मतलब 10 मिनट आगे दिखाएगा, तो यानी 4:10 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी क्षेत्र के 40% व्यक्ति मधुमेह से पीड़ित हैं, 25% व्यक्ति मिर्गी से पीड़ित है तथा 10% दोनों से पीड़ित हैं, तो कितने प्रतिशत लोग किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं हैं। ये कर ले, वेन डायग्राम से बनाएं, वेन डायग्राम से बनाएं इस टाइप क्वेश्चन को। 40% क्या है मधुमेह से पीड़ित है और 25% मिर्गी से पीड़ित है। तो इसको आप वेन डायग्राम से सॉल्व करें तो 40%, पहले 10% कॉमन है, यहाँ पे दोनों से पीड़ित है, तो यहाँ पे 40% किससे मधुमेह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30% हो जाएगा। और यहाँ 25% पीड़ित है किससे, आपका मिर्गी से पीड़ित है, तो 25 - 10 तो क्या 15%, ठीक है। और यहाँ पे कॉमन वाले हिस्सा कितना प्रतिशत हो गया, यानी कॉमन हो गया ना, ये वाला तो कॉमन हो गया 10%। अब बोला कितना प्रतिशत लोग ग्रसित नहीं है बीमारी से, तो आप तीनों को ऐड करेंगे और 100 से घटा देंगे, मतलब माइनस कर देंगे, तो 30 और 10 कितना हो गया 40 और 15 55% लोग ग्रसित हैं किससे, बीमारी से,
ठीक है। या फिर इसको अगर ज़्यादा प्रैक्टिस किए रहेंगे तो 40 प्लस 25 कितना हो गया 65 और -10, ठीक है। 10 यानी दोनों में कॉमन है, तो यानी 55% लोग ग्रसित हैं, यानी 45% लोगों को बीमारी नहीं है, 45% को बीमारी नहीं है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड तथा फ़ारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग एक समान होती है। बता देता हूँ, तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ़ारेनहाइट मतलब समान होती है -40 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। -40 डिग्री सेल्सियस में समान होती है, -40 डिग्री सेल्सियस में समान होती है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें 5,000 रुपये 5,000 रुपया पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो ब्याज की दर क्या होगा। देखो 5,000 रुपया है, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया, आप इसको तो ऐसे तुरंत कैलकुलेट कर सकते हो। 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, ठीक है। तो आप साधारण ब्याज का अगर आप सिंपली अगर जाओगे तो SI इक्वल टू क्या होता है, PRT/100 होता है, P/RT/100 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको ब्याज की दर निकाल जाएगा, रेट प्रतिशत निकाल जाएगा यहाँ से। जब रेट प्रतिशत निकालेंगे यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 300 गुना 100 मतलब 100 डिवीज़न बाई 5,000 इंटू 2। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3% आ जाएगा, ठीक है। 3% आ जाएगा। अब इसको यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते थे हम लोग। जब 2 वर्ष में कितना 300 रुपया ब्याज दर मिलता है, और SI का ब्याज क्या होता है, सेम होता है, तो 1 साल में कितना रहा होगा, 150 रुपया, 150 रुपया रहा होगा, ठीक है। तो हम 50,000 में ही 150 रुपया रहा होगा ना, तो 50,000 में ही 150 रुपया मतलब सॉरी 5,000 में 150 रुपया मिला होगा, तो 5,000 का 150 रुपया यानी कितना परसेंट हो गया, 3% हो गया ना, 5 या 15 यानी 3% हो गया, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे 150 भाई, अगर यहाँ पे मैं 5,000 कर रहा हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे 5 या 15, ठीक है। यानी 3% का मतलब यहाँ पे रेशियो आ जाएगा, मतलब ब्याज दर रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, यदि दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है, ठीक है, यानी गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है, कोई दो संख्या है 8 है तथा हरात्मक का माध्य 6.4 है, तो संख्या क्या होगा, ठीक है। तो गुणोत्तर माध्य दिया हुआ है कोई दो संख्या का, जैसे संख्या अगर मैं लिख रहा हूँ ना, तो संख्या अगर A B और C, ठीक है। तो अगर यहाँ पे B का गुणोत्तर माध्य निकालूंगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे AC, ठीक है, यानी B²/AC, तो यहाँ रूट के अंदर दिया हुआ 8, ठीक है। तो हमको संख्या चाहिए क्या, मतलब A और C का संख्या वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे संख्या क्या क्या हो सकता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं संख्या मतलब 8 तो नहीं होगा ना, 8 तो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे B हमको क्या चाहिए, 8 दिया हुआ है, यहाँ पे मुझे 8 दिया हुआ है। जब 8 यहाँ पे ऑप्शन से इस क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, तो 2 8 तो नहीं होगा ना, 2 8 इसलिए नहीं होगा क्योंकि मुझे 8 इक्वल टू दिया हुआ है रूट के अंदर AC, ठीक है। तो यही दोनों संख्या निकालना है। जब 8 चाहिए तो मुझे फ्रैक्शन नहीं चाहिए, तो अगर 8 यहाँ पे लूँगा तो 8 दूनी 16, अगर यहाँ पे 8 दूनी 16 दो संख्या लेता हूँ तो यहाँ 4 ही आता है, और 16 गुना 6 करूँगा तो 16 5 80 96, तो यहाँ भी इसका भी नहीं होगा, और यहाँ पे 16 गुना 8 ये भी लूँगा तो नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, इस केस में ऑप्शन हो जाएगा B 4 गुना 16। तो यहाँ पे अगर लूँगा 4 और 16 यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, आप 4 और 16 रूट के अंदर रखो, ठीक है। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, क्योंकि इसका 2 और इसका 4, ठीक है, तो 8 निकल जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, या फिर उसको हरात्मक माध्य से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप दोनों किसी भी मेथड से कर सकते हो, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका B हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्वेश्चन है, मनु तथा भारत की आयु का अनुपात, मनु तथा भारत, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। मनु तथा भारत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 है। 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु का औसत क्या होगा, ठीक है। आप देखो अनुपात दिया हुआ यहाँ पे, उस दोनों का अनुपात 6:5 है, ठीक है, और दोनों का वैल्यू कितना है, 44 दिया हुआ है। तो 6 + 5 यानी कितना हो गया आपका 11 यूनिट का वैल्यू कितना है 44, यानी 1 यूनिट का वैल्यू क्या है 4, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 24 और यहाँ पे क्या होगा 20, रेशियो में इसका दिया हुआ है, ठीक है। बोल रहा है कि 8 वर्ष पश्चात उसकी आयु क्या होगा, तो 8 वर्ष इसमें मैं ऐड कर देता हूँ,
यहाँ पे 8 वर्ष जब ऐड करेंगे 24 में तो क्या हो जाएगा आपको 32 और 32 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 28। और फिर पूछ रहा है इसका अनुपात क्या हो जाएगा, तो फिर आप इसको 4 से कटा रहा हूँ तो 8 चौके 32 और यहाँ पे 4 से 7 चौका 28 तो 8:7 हो जाएगा रेशियो। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और क्वेश्चन ये भी पूछा गया है आपको एग्जाम में बहुत बार, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर ही करा रहा हूँ मैं, प्रीवियस ईयर का ही मैं करा रहा हूँ, जो BSSC CGL का जो पेपर हुआ था, और आगे भी देखूंगा कुछ टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए आप देख रहे हैं कितना बहुत लग रहा है कि बहुत बड़ा टर्म है, ठीक है। का मान आप एग्जाम में रहेगा तो आप बोलेंगे इसको क्या लगाएंगे, लेकिन अगर पहले से अगर कोई पढ़ रखा है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बैक में जाना है। तो बैकवर्ड में देख रहे हैं यहाँ पे 7 + 4√3 है। तो यहाँ से कुछ आपको आइडिया लग रहा होगा, आपने पढ़ा होगा a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, a² + b² + 2ab होता है, a² + b² + 2ab होता है, ठीक है। और यहाँ से जब देखेंगे तो यहाँ पे मेरा a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा है 7 + 4√3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 + √3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। कैसे 2 + √3 का होल स्क्वायर, आप देखो यहाँ पे a का वैल्यू मैंने रखा 2 और b का वैल्यू √3। तो ये स्क्वायर करेंगे तो 4 और b स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर, यहाँ पे 3 तो 7 आ जाएगा। और 2ab होता है तो 2 × 2 4 और 4√3 आ जाएगा। जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये वाला रूट हट जाएगा, ठीक है, ये वाला रूट हट जाएगा, उसे 3 आ जाएगा। फिर सेम यहाँ पे अगला में प्रोसेस करेंगे, फिर इसके साथ करेंगे और फिर यहाँ पे देख लेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा। अब सॉल्व करेगा और इस तरह से इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन को सॉल्व करने का यही तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। गीता तथा सीता की आयु, गीता तथा सीता की आयु बराबर है, दोनों की आयु क्या बराबर है। गीता, रीना तथा सीता की आयु का कुल एक 88 है, तीनों का आयु का 88 है। रीना की आयु गीता तथा सीता की आयु के योग के बराबर है, यानी इस दोनों का आयु जितना होगा उतना अकेले किसका होगा, रीना की आयु होगा, ठीक है। रीना का आयु होगा तो रीना का आयु कितना होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस दोनों का आयु क्या इक्वल है, मतलब दोनों का आयु बराबर है। अगर बराबर है, इस दोनों का आयु बराबर है तो 1 यूनिट 1 हो जाएगा और 1 यूनिट ई हो जाएगा। ये दोनों बराबर है तो 2 यूनिट का वैल्यू कितना दिया, 88 दिया हुआ है। 2 यूनिट का वैल्यू कितना, 88 दिया हुआ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 44 साल हो जाएगा। तो रीना का आयु 44 साल हो जाएगा, ठीक है। रीना का आयु कितना साल हो जाएगा, 44 साल। और गीता और सीता का आयु कितना हो जाएगा, 22 साल करके हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन को आप इस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 55 किलोग्राम का कोई मिश्रण है, तो 55 किलोग्राम का यहाँ मिश्रण मैं देख लेता हूँ। इसमें क्या मिल्क मतलब दूध और जल का है अनुपात पूछ रहा है, मिल्क और वाटर का। इसमें 7:4 दिया हुआ है, तो 7:4 तो यहाँ पे मिल्क का निकल जाएगा आपको, तो 7 और +4 क्या 11 यूनिट का वैल्यू क्या 55 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 7 मतलब मिल्क रहा होगा और वाटर यहाँ पे 4 है, तो यानी 5 चौके 20 लीटर रहा होगा। और मुझे चाहिए क्या 7:6 का अनुपात में चाहिए, यानी वाटर को मुझे मिलाना पड़ेगा इसमें। तो वाटर यहाँ पे मैं कितना ऐड करूँ, तो यहाँ पे देखो 7:6 का रेशियो में चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 है, तो यहाँ पे 2 यूनिट अगर मैं वाटर ऐड कर देता हूँ, क्योंकि मुझे रेशियो क्या फिक्स है, यहाँ पे भी 7:6 क्या 13 और 13 जब यहाँ पे फिक्स है इसका, और यहाँ पे डिफरेंस किस में आ रहा है, वाटर में आ रहा है। तो यहाँ पे ऐड क्या हो जाएगा आपको 10, अगर मैं यहाँ पे वाटर ऐड करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 30 और यहाँ पे 35, यहाँ पे 65 हो जाएगा। और 65 जब हो जाएगा तो 65 किसका, यहाँ पे 7:6 का वैल्यू कितना 65, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 5, तो फिर आपका सेटिस्फाइड कर जाएगा 35 और 36। तो इसमें क्या हो जाएगा 10, इसका हो जाएगा 10 किलोग्राम वाटर अगर ऐड करेंगे 10 kg तो फिर आपका वैल्यू सेम हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें यदि 675 को गुना किया जाए तो गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 675 को छोटी से छोटी संख्या से गुना करना है, जो गुणनफल पूर्ण घन हो जाएगा। पूर्ण घन का मतलब होता है जो क्यूब रूट निकालता है, ठीक है, क्यूब रूट। यानी 675 को आप लिख सकते हो क्या 25 इंटू आप क्या कर सकते हो इसमें 27, ठीक है। आप देखो
क्यूब रूट तो 27 का तो क्यूब रूट पता है 3 होता है, 25 का क्यूब रूट तो होता नहीं है, लेकिन अगर आप 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो फिर इसका क्या निकल जाएगा, क्यूब रूट निकल जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, 5 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 675 को तो इसका आंसर हो जाएगा 5। तो आप इस तरह से क्वेश्चन को आप क्विकली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में मैंने बताया था, ठीक है, इस सेम क्वेश्चन यहाँ भी पूछा गया है, उस टाइप का ही। एक नल एक टंकी को 8 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल बी उसे 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए एवं 2 घंटे के बाद ए नल बंद कर दिया जाए तो दूसरा नल बी उस टंकी को अब कितने घंटों में भर सकता है, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो। कोई 2 नल है, एक नल क्या 8 घंटा में उसको फिल कर सकता है, ये क्या 8 घंटा में उसको फिल कर सकता है, बी उससे 6 घंटा में फिल कर सकता है, ठीक है। तो इस दोनों का मैं इफिशिएंसी निकाल लूँगा। जब इफिशिएंसी कैसे निकालूंगा, 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24, ठीक है। तो ये कितना से फिल कर रहा हो 3, इसका इफिशिएंसी आ जाएगा ए का, और बी का इफिशिएंसी कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, बी का इफिशिएंसी 4 आ जाएगा। यदि दोनों नल ए और बी खोल दिए जाए और 2 घंटे बाद ये नल को बंद कर दिया जाए तो यहाँ पे ए और बी दोनों का इफिशिएंसी क्या है, काम करने का, भरने का क्षमता क्या है 3 और 4 यानी 7 का हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 प्लस ए और बी का भरने का क्षमता क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का भरने का हो जाएगा आपका 7। तो 2 घंटा में कितना भर देगा 14 यूनिट फिल कर चुका होगा, और टोटल कितना 24 यूनिट। तो 24 माइनस 14 तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 यूनिट बचेगा, और 10 क्या करेगा अकेला बी फिल करेगा। तो बी का इफिशिएंसी कितना निकाला था 4 निकाले थे, तो 4 तो 10/4 तो यहाँ पे 2.1/2 में फिल कर देगा, ठीक है, 2.1/2 में फिल कर देगा। क्योंकि यहाँ पे अगर जब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, 5/2 का आप लिख सकते हो 2.1/2, डायरेक्ट मैंने लिख दिया तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। उसको उसके क्रम के अनुसार मतलब व्यवस्थित कीजिए, मतलब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग आप जब देखेंगे शब्द BAN सब में BAN है, BN सब में है, BN सब में है, तो अगला टर्म देखेंगे हम, चौथा टर्म देखेंगे QDG, ठीक है, NN। तो यहाँ पे अगला टर्म यहाँ पे D, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा तीसरा टर्म हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे D पहले आया है, और यहाँ पे उससे पहले क्या हो जाएगा G हो जाएगा, ठीक है, G। उसके बाद फिर GA वाला हो जाएगा तो 3, उसके बाद फिर 5 वाला टर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो 102 का ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। तो ठीक है, तो इस तरह से आप क्विकली देख सकते हो, 2 ऑप्शन से भी आप यहाँ पे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ऑप्शन नहीं बनाया, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन से क्वेश्चन बन गया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है, डिक्शनरी वाला में। आप जो वर्ड कॉमन है उसका पहले आप उसको हटा ले। इसमें क्या था BAN सब में कॉमन था, तो मैंने क्या चौथा टर्म जाकर देखा फटाफट, तो डी देखा, तो डी इसमें तीसरा में आ रहा है और 5वें नंबर में डी है, मतलब 5वां में नहीं है। तो उसका 5वां में क्या जी, तो जी वाला टर्म हो जाएगा क्योंकि एन तो बाद में आता है। तो यहाँ पे 3 और 5, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा इसका, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक क्वेश्चन है आपका, यदि 38 + 15 = 66, 29 + 36 = 99 और 82 + 44 = क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे 66 है, ठीक है, 66 है। यहाँ पे एडिशन करके मतलब डिफरेंस से नहीं आएगा। यहाँ पे +36 तो यहाँ पे क्या है कितना आ जाएगा आपका 56 मतलब 65 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मतलब 82 अगर ऐड करेंगे तो यहाँ बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू ही बहुत ज़्यादा आ रहा है, लास्ट वाला टर्म को देखेंगे तो एडिशन तो यहाँ पे काम नहीं किया है, ना ही यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन काम किया है। यहाँ पे देख लेंगे उस तरह से हम लोग पहले क्या इसमें देखते हैं, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, फिर मल्टीप्लिकेशन चेक करते हैं, और उसके बाद फिर अगर नहीं होगा तो स्क्वायर क्यूब वगैरह चेक करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या किया है 38, तो यहाँ पे क्या ये मतलब सम किया है डिजिट का, 3 + 8 क्या हो जाएगा आपका 11 हो जाएगा, 3 + 8 11, और यहाँ पे 1 + 5 क्या 6 हो जाएगा, और 11 को आप जब 6 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 66 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 2 + 9 क्या होगा आपका 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 और +6 यहाँ पे क्या हो गया 9, और 11 × 9 क्या होगा 99 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 8 + 2 10 हो जाएगा, और 4 + 4 8, जब 10 को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 8 से तो यहाँ पे 80 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप रीजनिंग को अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, तो पसंद आया होगा तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें।